मेरी बहन और मैं, हम दोनों को एक ही समय पर दो सिस्टम्स मिले। एक था एलिमिनेशन सिस्टम, जो स्टैमिना इस्तेमाल करके कुछ भी खत्म कर सकता था, और दूसरा था होर्डिंग सिस्टम, जिसमें स्टोरेज स्पेस थी। बड़ा भाई होने के नाते मुझे बचपन से अपनी बहन की कमज़ोर सेहत के लिए बुरा लगता था। इसीलिए मैंने स्टैमिना खर्च करने वाला एलिमिनेशन सिस्टम चुना और मेरी बहन ने होर्डिंग सिस्टम चुना। किसे पता था कि एक हफ्ते बाद अपोकलिप्स आ जाएगा। भयंकर ठंड और ज़ॉम्बीज़ के झुंड ने सब कुछ तबाह कर दिया। मैंने एलिमिनेशन सिस्टम से ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म किया और जल्द ही शहर का हीरो बन गया। बीच में मेरी बहन पीछे रहकर सिर्फ एक वेयरहाउस मैनेजर का काम कर सकी। एक ज़ॉम्बी अटैक के दौरान मैं बुरी तरह से घायल हो गया और जब मुझे जिंदा रहने के लिए सामान की ज़रूरत पड़ी तो मैंने देखा कि मेरी बहन ने सेफ हाउस लॉक कर दिया था। उसने मुझे ठंडी नज़रों से देखा और कहा, तुम हीरो क्यों बनो जबकि मैं एक वेयरहाउस मैनेजर बनकर रह गई हूँ। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, मेरी बहन एलिमिनेशन सिस्टम चुनने के लिए भाग चुकी थी। ये देखकर मैं समझ गया कि उसका भी पुनर्जन्म हुआ था। मैं मुस्कुराया। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि एलिमिनेशन सिस्टम की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। एलिमिनेशन सिस्टम इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा स्टैमिना लगता था। मेरे जैसे मजबूत शरीर के बावजूद उसे इस्तेमाल करने के बाद मैं इतना कमज़ोर हो जाता था जैसे कोई गंभीर बीमारी हुई हो। और वो एक ऐसी नाजुक लड़की जो एक बॉटल का ढक्कन भी नहीं खोल सकती, उसे एक बार इस्तेमाल करके शायद 3 दिन तक बिस्तर पर पड़ी रहती। जैसे ही मैंने आंखें खोली, मैंने अपनी बहन को कहते सुना, ईथन, मुझे लाल वाला चाहिए। एक बच्चे की तरह जिसे डर हो कि उसका खिलौना चोरी हो जाएगा, उसने जल्दी से राइट साइड वाले एलिमिनेशन सिस्टम की तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने लाल आइकन को छुआ, उसके चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। इस जिंदगी में सबका हीरो बनने की बारी मेरी है। फिर उसने मुझे घमंड और नफरत भरी नजरों से देखा। बेवकूफ भाई, तुम अभी तक नहीं जानते हैं ना, मैंने सबसे मजबूत शक्ति ले ली है। इस जिंदगी में तुम मुझसे भीख मांगोगे, मैं सीधा छोड़े हुए होर्डिंग सिस्टम की तरफ पड़ा। क्लोई, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें वही चाहिए? ये कॉम्बैट टाइप जैसा लगता है, बहुत मुश्किल काम है। जिसे वो एक दिव्य शक्ति समझ रही थी, उसे पाकर क्लोई का अहंकार बढ़ गया। उसने अपने बाल झटके और थोड़ी समझदारी दिखाते हुए कहा, ईथन, मैंने सब सोच लिया है। तुमने पूरी जिंदगी मेरी रक्षा की है, इस बार मुझे तुम्हारी रक्षा करने दो। सारी लड़ाई और गंदे काम मैं संभाल लूंगी। वो गोल्डन वाला शायद सिर्फ स्टोरेज स्पेस है, तुम्हारे जैसे मेटिकुलस इंसान के लिए बिल्कुल सही है। तुम लॉजिस्टिक संभाल सकते हो। मैं मन ही मन हंसा। ये मुझे भी अपना टूल बनाना चाहती है। और फिर ठीक वैसे ही जैसे मैंने पिछली जिंदगी में उसकी रक्षा की थी, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेना चाहती है। मैंने उसे इग्नोर किया और आगे बढ़कर अपने सामने रखे गोल्डन सिंबल को धीरे से छुआ। एक गरम सुनहरी रोशनी ने मुझे तुरंत घेर लिया। सिस्टम बाइंडिंग सफल हुई। होस्ट ईथन, क्षमता इनफाइनाइट होर्डिंग लेवल 1, अपोकलिप्स तक का समय 167 घंटे 59 मिनट। इस बीच अपने सिस्टम को सफलतापूर्वक बाइंड करने के बाद क्लोई ने उत्साह से हवा में हाथ हिलाए। क्रिस्टल एस्ट्रे ऑन द कॉफी टेबल वैनिश्ड इंस्टेंटली। क्लोई का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपनी छाती पकड़ ली और सांस लेने के लिए हांफने लगी, लेकिन फिर उसके चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। ये असली है, ये सच में असली है, मेरे पास वो शक्ति है। वो मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में अब पहले जैसी निर्भरता नहीं, बल्कि साफ अहंकार दिख रहा था। ईथन, मैं थोड़ा थक गई हूँ, मेरे लिए पानी लाओ और मुझे वो बैंक कार्ड दो जो माँ और पापा हमारे लिए छोड़ गए थे। मुझे तैयारी के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी हैं। उसका लहजा ऐसा था जैसे वो किसी नौकर को हुक्म दे रही हो। अपनी उस बहन को देखते हुए जिसने पिछली जिंदगी में मुझे बर्बाद कर दिया था, मैंने धीरे से एक शब्द कहा, निकल जाओ। उस पल हवा जम सी गई। मेरी बहन के चेहरे की मुस्कान रुक गई और उसे लगा जैसे उसने गलत सुना हो। पूरी जिंदगी मैंने उसकी हर जिद पूरी की थी। ईथन, तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम इस बात से नाराज हो कि मैंने रेड सिस्टम ले लिया? लेकिन मैं ये तुम्हारी रक्षा के लिए कर रही हूं। मैंने कहा, निकल जाओ। मैं खड़ा हुआ और क्लोई को नीचे देखा। और हाँ, ये मेरा घर है, तुम्हारे पास अपना सामान पैक करके निकलने के लिए 10 मिनट हैं। पागल हो गए हो क्या? क्लोई ने आखिरकार अपना नाटक बंद कर दिया। मैंने सबसे मजबूत शक्ति हासिल की है। तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? अपोकलिप्स आने वाला है। सिर्फ मैं तुम्हारी रक्षा कर सकती हूँ। अगर तुमने अभी मुझे नाराज किया तो गिड़गिड़ाने पर भी मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी।
वो बहुत कॉन्फिडेंट थी, ये सोचकर कि मैं पिछली जिंदगी की तरह उसके सामने झुक जाऊंगा। मैं मुस्कुराया और क्लोई के पास गया, उसे कोने में धकेल दिया। सबसे मजबूत शक्ति। मैंने अचानक उसके कान के पास दीवार पर जोर से एक मुक्का मारा। क्लोई चीखी और अपना सर पकड़कर नीचे बैठ गई। तुम्हारी ये सो कॉल्ड शक्ति, क्या ये सिर्फ तुम्हारे कुछ पुराने कपड़ों को गायब करने के लिए है? क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारी शक्ति सिर्फ चीजें मिटा सकती है, खाना बना नहीं सकती? 7 दिन में तापमान -60 डिग्री तक गिर जाएगा। बिना खाने और कपड़ों के भले ही तुम पूरी बिल्डिंग गायब कर दो, तुम ठंड और भूख से मर जाओगी। क्लोई का शरीर कांपने लगा। उसने सच में इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसने तुरंत गर्दन अकड़ाकर कहा, तो क्या, मैं जबरदस्ती ले सकती हूँ। जो भी मुझे सामान देने से मना करेगा, मैं उसे गायब कर दूंगी। और तुम एक टूटे हुए वेयरहाउस की रखवाली करके क्या कर लोगे? तुम्हें फिर भी मुझ पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। ऐसा है क्या? तो गुड लक। मैं उस पर और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैं दरवाजे तक गया और उसे जोर से खोल दिया। अभी तुरंत निकलो, वरना मैं सिक्योरिटी से तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। मत भूलो कि ये अभी भी कानून का देश है। मैं ट्रेसपासिंग के लिए पुलिस को बुला सकता हूँ। क्लोई ने मेरी तरफ हैरानी से देखा। ठीक है, बहुत अच्छे। जब तुम इतने बेदर्द हो तो मुझे बेरहम होने का दोष मत देना। जब अपोकलिप्स आएगा, मैं तुम्हें तुम्हारे कबाड़ के ढेर के साथ कितकिताते हुए देखूंगी। ईथन, इस पर पछताना मत। क्लोई कमरे में घुसी और जल्दी जल्दी कुछ कपड़े और गहने सूटकेस में भरे, फिर गुस्से में सामान खींचकर दरवाजे से बाहर निकल गई। जाने से पहले उसने मुझे गुस्से से घूरा। इस जिंदगी में मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने कुत्ते की मौत मरते देखूंगी। दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैं उसके सहारे खड़ा हो गया और एक लंबी सांस ली। पहला कदम, रिश्ते तोड़ना, पूरा हुआ। इस एहसान फरामोश के बिना जो किसी भी पल मेरी पीठ में छुरा घोंप सकती थी, मैं आखिरकार पूरी तरह से काम कर सकता था। फिर मैंने अपना फोन निकाला और समय देखा। 15 जनवरी 2026 सुबह के 10 बजे, अपोकलिप्स से ठीक 7 दिन पहले। मैंने अपना 8 मिलियन का घर 20% डिस्काउंट पर ऑनलाइन बेचने के लिए लगा दिया और हमारे माता पिता से मिली विरासत को मिलाकर लगभग 11 मिलियन हो गए। एक ऐसा किला बनाने के लिए जो -70 डिग्री की ठंड और ज़ॉम्बीज़ के हमले झेल सकें, और कई जिंदगियों के लिए सामान जमा करने के लिए ये पैसे काफ़ी नहीं थे। फिर मैंने बैंक को फ़ोन किया और अपने कंपनी के शेयर्स और घर गिरवी रख दिए। मैंने कई प्राइवेट लेंडर्स को भी फ़ोन किया और सभी बड़े ऑनलाइन लोन प्लेटफॉर्म्स और क्रेडिट कार्ड से लोन ले लिया। एक पागल जुआरी की तरह सिर्फ एक दोपहर में मेरे पास 16 मिलियन कैश आ गए। इतना काफ़ी होना चाहिए। अपने बैंक अकाउंट में उन चक्कर लाने वाले नंबरों को देखते हुए मुझे कोई खुशी नहीं हुई, सिर्फ जल्दी थी। पैसा सिर्फ कागज़ का टुकड़ा था, सिर्फ सामान ही जान बचा सकता था। मैं अपनी एसयूवी, जो मैंने बेची नहीं थी, सीधा शहर के बाहरी इलाके में ले गया। मेरा लक्ष्य साफ था। वेस्टर्न सबर्ब्स में छोड़ा हुआ कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स पार्क। ये कभी शहर की सबसे बड़ी कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी हुआ करती थी, जिसे बाद में मालिक के पैसे लेकर भाग जाने के बाद छोड़ दिया गया था। जगह सुनसान थी और चारों तरफ खुला मैदान था। बचाव करना आसान और हमला करना मुश्किल। मेरी पिछली जिंदगी में इस पर एक गैंग ने कब्जा कर लिया था और ये सबसे बड़े सर्वाइवर बेसेस में से एक बन गया था। इस जिंदगी में ये मेरा होगा। मैंने उस जगह की देखभाल करने वाले बूढ़े आदमी को ढूंढा और 20,000 कैश उसके हाथ में रखे और कहा कि मुझे ये किराए पर चाहिए। आधे महीने के लिए एक हॉरर एस्केप रूम बनाने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सिर्फ चाबी चाहिए। नोटों की मोटी गद्दी देखकर बूढ़ा आदमी इतना मुस्कुराया कि उसके नकली दांत गिरने वाले थे और उसने बिना कुछ कहे चाबियां दे दी। चाबी मिलते ही मैंने मेन गेट लॉक कर दिया और विशाल अंडरग्राउंड कोल्ड स्टोरेज में चला गया। भले ही ये 2 साल से बंद था, 10 मीटर जमीन के नीचे होने की वजह से ये ठंडा और गीला था। लगभग 3000 स्क्वायर मीटर, 8 मीटर ऊंची छत के साथ। सिस्टम, इस जगह को स्कैन करो, मैंने मन में आदेश दिया। स्कैन पूरा हुआ। सेमी इनक्लोज्ड अंडरग्राउंड स्पेस मिला। सेफ हाउस रेनोवेशन की जरूरतों को पूरा करता है। स्पेस एंकरिंग एक्टिवेट करो। एक बार एंकर होने के बाद ये जगह असली दुनिया में सामान ट्रांसफर करने के स्टेशन का काम करेगी। तुम बाहरी सामान को सीधा यहाँ टेलीपोर्ट कर सकते हो और सिस्टम स्पेस से सामान यहाँ ला सकते हो। एंकर, जगह सुरक्षित हो गई। अब इसे भरने के लिए मैं सीधा शहर की सबसे बड़ी खेतीबाड़ी की होलसेल मार्केट गया और जमकर खरीदारी की। मेरी इस अजीब खरीदारी ने पूरी होलसेल मार्केट में हलचल मचा दी।
एक अनजान नौजवान जो ऐसे होलसेल खरीद रहा था जैसे अपोकलिप्स के लिए सामान जमा कर रहा हो, उसने मार्केट मैनेजमेंट का ध्यान भी खींचा। लेकिन मेरे पास कहानी तैयार थी। मैंने उन्हें बताया कि ये दूर पहाड़ी इलाकों में कई बड़ी खदानों के लिए सालाना सामान जमा करने का काम है और पहाड़ों के बंद होने से पहले अगले कुछ दिनों में सब कुछ तैयार करना था। इस दौर में जहां पैसा सब काम कर देता है, जब तक पैसा सही हो, बहाना कितना भी अजीब हो, कोई ना कोई तुम्हारी मदद कर ही देगा। रात होते ही सामान से लदे पहले हेवी ट्रक्स वेस्टर्न सबर्ब्स की उस फैक्ट्री में आने लगे। सभी वर्कर्स के सामान उतारकर जाने के बाद मैंने लोहे का गेट फिर से लॉक कर दिया। पूरा कोल्ड स्टोरेज पहाड़ों की तरह जमा सामान से भर गया था। मैं 5 मीटर ऊंचे चावल के ढेर के पास गया, अपना हाथ उठाया और हथेली सबसे नीचे वाली बोरी पर रखी। स्टोर। तुरंत 50 टन चावल हवा में गायब हो गया। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपनी चेतना से सिस्टम स्पेस में प्रवेश किया। उस अनंत सफेद जगह में 50 टन चावल चुपचाप हवा में तैर रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले रखा हुआ था। यहाँ समय रुका हुआ था। 100 साल बाद भी ये चावल बिल्कुल ताज़ा पकेंगे। शानदार। सब कुछ अपने काबू में होने का ये एहसास नशा कर रहा था। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। -60 डिग्री की ठंड में बिना गर्मी के ये खाना पत्थर जैसा जम जाएगा। मैंने दोस्तों से संपर्क करके 10,000 टन बिना धुएं वाला कोयला और डीजल, सोलर पैनल्स और जनरेटर्स के साथ खरीदा। 7 दिन बचे थे। मुझे ना सिर्फ इस कोल्ड स्टोरेज में 10 जिंदगियों के लिए खाना जमा करना था, बल्कि इसे एक क्लाइमेट कंट्रोल्ड किले में बदलना था जिसे एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी तोड़ ना सके। तभी मेरे फ़ोन पर क्लोई का मैसेज आया। ये उसकी और उसके सीनियर रायन की एक फ़ोटो थी जो एक महंगे फ्रेंच रेस्टोरेंट में बैठे थे। बेचारा भाई, घर से निकलने के बाद क्या तुम अब इंस्टेंट नूडल्स खा रहे हो? रायन और मैं अपनी नई जिंदगी का जश्न मना रहे हैं। अगर तुम अभी घुटने टेको और गिड़गिड़ाओ तो शायद मैं तुम्हें एक रोटी का टुकड़ा दे दूं। मैं स्क्रीन पर देखा, मेरे होंठों पर एक मजाकिया मुस्कान थी। खा लो, ढेर सारा खा लो। ये तुम्हारा आखिरी खाना है, जिसे इंसानी खाना कहा जा सकता है। मैंने कैजुअली 2 शब्दों में जवाब दिया, गरम कपड़े पहनो। फिर मैंने उसे ब्लॉक कर दिया और अपना फ़ोन बंद कर दिया। मैं दूसरी मंजिल पर लोहे के वक्फे पर खड़ा था। दर्जनों वर्कर्स को स्टील के इस दानव के पेट में चींटियों की तरह काम करते देख रहा था। बॉस, आपकी ज़रूरतें कुछ ज़्यादा नहीं है? बोलने वाला ब्लेक था, शहर का सबसे जुगाड़ू कॉन्ट्रैक्टर, जो अब परेशान दिख रहा था। अपने हाथों में ब्लूप्रिंट को घूर रहा था। पूरी जगह 50 सेंटीमीटर मोटी एरोस्पेस ग्रेड एरोजेल इंसुलेशन, उस पर 20 mm की बुलेट प्रूफ स्टील प्लेट्स की 2 परतें, और आप चाहते हैं कि सारी वेंटिलेशन बंद हो, सिवाय 2 एयर इनटेक्स के जिनमें NBC फिल्ट्रेशन सिस्टम्स लगे हों। ब्लेक ने अपने माथे से पसीना पोंछा। भाई, ये सस्ता नहीं पड़ेगा। पैसे तुम्हारे अकाउंट में आ चुके हैं। 5 मिलियन एडवांस, मुझे ये 3 दिन में चाहिए। सारा मटेरियल स्टॉक में होना चाहिए, और अगर नहीं है तो दूसरी कंस्ट्रक्शन साइट से निकाल लो। मैं 3 गुना ज्यादा पैसे दूंगा। मैं मुड़ा और ब्लेक की आंखों में देखा। सिर्फ एक नियम है, क्यों ये मत पूछना। फोटोज मत लेना, सोशल मीडिया पर पोस्ट मत करना। काम होने पर 2 मिलियन और मिलेंगे चुप रहने के लिए। ब्लेक का गला जोर से हिला। 7 मिलियन, उसके 2 साल के मुनाफे के बराबर। हो जाएगा बॉस, आप मेरे बाप जैसे हैं। जब आप इतने दरिया दिल हैं तो सुनिए, अगर मैं 3 दिन में काम ना करूं तो आप मेरा सर तोड़कर उसे फुटबॉल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लेक को जोश में जाते देख मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मैं जो बना रहा था वो सिर्फ एक शेल्टर नहीं, बल्कि अपोकलिप्स से आज़ाद एक इकोसिस्टम था। मैं फैक्ट्री के कोने में गया जहां एक खास सामान की डिलीवरी हुई थी। बड़े लकड़ी के क्रेट्स खोले गए जिनके अंदर से गहरी धातु की चमक दिखाई दी। ये आम स्टील का सामान नहीं था, बल्कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फेंस जनरेटर्स और मिलिट्री ग्रेड ब्लास्ट प्रूफ ग्लास थे, जो खास तरीकों से मंगवाए गए थे। अपोकलिप्स की शुरुआत में सबसे डरावनी चीज ज़ॉम्बीज नहीं, बल्कि इंसानी फितरत थी। जब भूख और ठंड लोगों को जानवर बना देती थी, तब आम रोल अप डोर्स भीड़ के सामने कागज की तरह कमजोर थे। सिस्टम, ये सारा बिल्डिंग मटेरियल स्टोर करो और ब्लूप्रिंट के हिसाब से उनकी जगह सेट कर दो। वर्कर्स के डिनर ब्रेक के दौरान मैंने भारी ब्लास्ट प्रूफ ग्लास को हल्के से छुआ और दर्जनों टन सामान पल भर में गायब हो गया। फिर सिस्टम के सटीक नियंत्रण में वो फैक्ट्री के ऊपर स्काईलाइट की जगह पर बिल्कुल फिट हो गए। जैसे ही आखिरी कंस्ट्रक्शन गाड़ी गई, विशाल लोहे का गेट धीरे धीरे बंद हो गया।
स्टील के उस किले के बीच में खड़ा होकर, जो अब पूरी तरह से मेरा था, मैं पहाड़ों की तरह जमा सामान से भरे कमरे को देख रहा था। काफ़ी नहीं है, बिल्कुल काफ़ी नहीं है। मैंने अपने फ़ोन का बैलेंस चेक किया, 5 लाख से भी कम बचे थे। कानूनी तरीकों से खरीदने की मेरी शक्ति खत्म हो चुकी थी। अगली बारी थी 0 रुपये शॉपिंग की रात की। सुबह के 2 बजे ईस्ट हार्बर बॉन्डेड लॉजिस्टिक्स सेंटर पर, ये शहर का सबसे बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन हब था, जहां हज़ारों शिपिंग कंटेनर्स दुनिया भर के महंगे सामान से भरे हुए बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह रखे थे। उस रात मैंने लगभग आधे बॉन्डेड जोन के महंगे वेयर हाउसेस को खाली कर दिया, जब तक मेरे दिमाग में एक हल्का चुभने वाला दर्द नहीं हुआ, जो मेंटल एनर्जी के ज़्यादा इस्तेमाल का संकेत था। मैंने मजबूरन रुक गया। जैसे ही मैं जाने वाला था, अचानक इंजन की आवाज़ ने रात की शांति भंग कर दी। कई काली मॉडिफाइड एसयूवीज पोर्ट में घुसी और पास के एक छिपे हुए वेयरहाउस के सामने रुक गईं। गाड़ी के दरवाजे खुले और दर्जन भर टैटू वाले गुंडे बाहर निकले। आगे एक गंजा आदमी अपने लोगों को जोर से डांट रहा था। सामान हटाओ, जल्दी करो। ड्रैगन ने कहा है कि शिपमेंट आज रात ही हटाना है, पुलिस की नज़र है। जो बॉक्स वो लोग उठा रहे थे, उन पर खतरनाक सामान की चेतावनी लिखी थी। मैंने अपनी आंखें छोटी की और सिस्टम का लॉन्ग रेंज स्कैन एक्टिवेट किया। स्कैन के नतीजे: TNT विस्फोटक, डेटोनेटर्स, इंडस्ट्रियल नाइट्रिक एसिड, हथियार। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। ये ब्लैक शार्क गैंग का स्मगलिंग पॉइंट था, जो शहर का सबसे बड़ा क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन था। उस TNT को देखते हुए, जो ना सिर्फ ज़ॉम्बीज को उड़ा सकता था बल्कि किसी भी सुरक्षा को तोड़ सकता था, मैंने अपने होंठ चाटे। ये तोहफा सीधा मेरे दरवाजे पर आया है। इन विस्फोटकों के साथ मेरे पास आखिरी तुरुप का इक्का होगा। जब ये मुझे मिल ही गया है तो मैं शर्म नहीं करूंगा। मैंने चुपके से सिस्टम स्पेस की प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके वेयरहाउस के पीछे चक्कर लगाया और अपना हाथ पतली स्टील प्लेट वाली दीवार पर रखा। ये दूरी सिस्टम के दायरे में थी। सिस्टम, वेयरहाउस के अंदर के सभी एक्सप्लोसिव्स को लॉक करो और सभी को कलेक्ट कर लो। अंदर सामान ले जा रहे गुंडों ने सिर्फ एक झलक देखी और उनके हाथों ने भारी बक्से अचानक गायब हो गए। हवा अचानक शांत हो गई। 1 दर्जन से ज्यादा गैंग के सदस्य जमकर खड़े हो गए, खाली हवा को पकड़े हुए एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। अरे ये क्या हुआ? बॉक्स कहाँ गए? ये तो अजीब है। ड्रैगन, गड़बड़ हो गई है, सामान गायब हो गया है, सब कुछ चला गया। गंजा लीडर दौड़कर आया और खाली वेयरहाउस को घूर कर देखने लगा। उसके भाव गुस्से से डर और फिर अस्तित्व के संकट में बदल गए। कान, किसने किया ये? बाहर निकलो। उसने अपनी पिस्टल निकाली और हवा में पागलों की तरह लहराई। तब तक मैं इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर पोर्ट की दीवार फांदकर रात में गायब हो चुका था। 24 घंटे की उलटती गिनती। अपने आखिरी दिन शहर में भीड़ भाड़ थी। किसी को नहीं पता था कि ये पुरानी दुनिया की आखिरी शाम थी। मौसम विभाग ने ठंडी लहर की नीली चेतावनी जारी की। कल तापमान 10 से 15 डिग्री गिरने की भविष्यवाणी की। किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। ज़्यादा से ज़्यादा वो एक एक्स्ट्रा गर्म कपड़ा पहन लेंगे। मैं फिर से बाहर नहीं गया। वेस्टर्न सबर्ब्स के किले में रहकर आखिरी जांच कर रहा था। सारे दरवाजे और खिड़कियां वेल्ड कर दी गई थीं। सिर्फ एक मेन एंट्रेंस छोड़ा गया था। मैंने आखिरी बार सोशल मीडिया चेक करने के लिए अपना फ़ोन खोला। क्लोई ने 1 घंटे पहले एक अपडेट पोस्ट किया था। भले ही सर्दी आ रही है, मेरा दिल गर्म है। सरप्राइज़ के लिए शुक्रिया रायन। भविष्य उज्जवल है। कुछ लोग अपने गंदे पैसों के साथ सड़ सकते हैं। मैं ज़ोर से मुस्कुराया। मैंने उसे लाइक किया, फिर कमेंट किया, जब तक हो सके मजा लो। ठीक तभी बाहर की बूंदाबांदी अचानक रुक गई। तुरंत बाद एक पिंग पोंग बॉल के साइज का ओला ब्लास्ट प्रूफ ग्लास से जोर से टकराया। फिर दूसरा, तीसरा। गोली की तरह ओले बरसने लगे। उसके बाद तेज हवाएं चलीं और तापमान तेजी से गिरा। मेरे फोन स्क्रीन पर एक इमरजेंसी न्यूज़ अलर्ट आया। ब्रेकिंग न्यूज़, एक सुपर पोलर वॉर्टेक्स के कारण अगले 3 घंटों में दुनिया का तापमान 50 डिग्री गिर जाएगा। सभी नागरिक तुरंत घर लौटें। तुरंत, ये कोई मजाक नहीं है। अपोकलिप्स आ चुका था। सिर्फ 10 मिनट में बाहर की दुनिया का रंग बदल गया। सड़क की सतह पर बहुत कम समय में मोटी काली बर्फ जम गई। 1 दर्जन गाड़ियां टकरा गई। तुरंत आग लग गई, लेकिन आग फैलने से पहले भयंकर ठंड ने उसे दबा दिया, उसे एक अजीब स्थिति में जमा दिया। गाड़ी के अंदर के लोग दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जम चुके थे। किसी ने गाड़ी की खिड़की तोड़ी और बाहर निकला। लेकिन जैसे ही उसने बाहर की हवा को छुआ, ऐसा लगा जैसे उसकी सारी गर्मी छीन ली गई हो। उसकी हरकतें तुरंत सख्त हो गईं। उसका डरा हुआ चेहरा उसके चेहरे पर जम गया, एक जिंदा जैसी बर्फ की मूर्ति में बदल गया।
घर के अंदर का थर्मामीटर बता रहा था कि बाहर का तापमान -30 डिग्री से नीचे जा चुका था और अभी भी 1 डिग्री प्रति मिनट की दर से गिर रहा था। सेफ हाउस के अंदर तापमान 24 डिग्री पर स्थिर था। मैंने अपनी जैकेट उतार दी, सिर्फ एक पतली टी शर्ट पहनी और एक बेहतरीन सेकी हुई वैग्यू का टुकड़ा अपने मुंह में डाला, आराम से। इस बीच शहर के एक महंगे अपार्टमेंट में क्लोई अपने नए खरीदे हुए कश्मीर के कंबल में लिपटी हुई थी, फिर भी कांप रही थी। अभी अभी पूरे कॉम्प्लेक्स का हीटिंग सिस्टम पाइप फटने से बंद हो गया था और अंदर का तापमान -5 डिग्री तक गिर गया था। भले ही ये अभी तक जानलेवा नहीं था, क्लोई जैसी नाजुक लड़की के लिए ये पहले से ही नर्क था। रायन, कुछ सोचो, हम ठंड से मर जाएंगे। उसने अपने पास बैठे रायन को धक्का दिया। रायन भी बुरी तरह से ठंड से कांप रहा था, पागलों की तरह अपने सारे कपड़े पहन रहा था। चुप करो, मुझे भी ठंड लग रही है। ये कमबख्त मौसम अचानक बदल गया। जल्दी करो, कुछ हीट पैक्स ढूंढो। हीट पैक्स उस बॉक्स में है। क्लोई ने कोने की तरफ इशारा किया। उन्होंने इधर उधर ढूंढा तो सिर्फ 10 से कम हीट पैक्स बचे मिले। रात भर चलने के लिए बिल्कुल काफ़ी नहीं थे। रुको, तुम्हारा भाई, क्या उसके पास पैसे नहीं हैं? वो किसी लग्जरी होटल में होगा या उसने हीटिंग इक्विपमेंट खरीद लिया होगा। जल्दी फ़ोन करो। क्लोई ने यह सुनते ही जैसे डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया हो, कांपते हाथों से मेरा नंबर मिलाया। माफ़ कीजिए, आपने जो नंबर मिलाया है वो अभी बंद है, कमबख्त। क्लोई ने गुस्से में अपना फोन सोफे पर फेंक दिया। उस बदमाश की हिम्मत कैसे हुई अपना फोन बंद करने की? घबराओ मत, घबराओ मत। रायन की आंखों में एक चमक आई। मुझे अब याद आया, मैंने तुम्हारे भाई को पहले साउथ सिटी होलसेल मार्केट में देखा था। मैं दूर था, लेकिन मैंने उसे वेस्टर्न सबर्ब्स और एक फैक्ट्री का जिक्र करते हुए सुना था। वहाँ एक छोड़ दी गई फैक्ट्री है। ऐसे समय में वो वहीं छिपा होगा। चलो उसे ढूंढते हैं। लेकिन बाहर इतनी बर्फ है। क्लोई ने बाहर के भयंकर बर्फीले तूफान को देखा। नहीं, जाने का मतलब मौत का इंतजार करना है। बर्फ जल्दी नहीं रुकेगी। कुछ घंटों में यहाँ के पाइप फट जाएंगे। हमारे पास हीट वाली गाड़ी है और एक बार जब हम तुम्हारे भाई को ढूंढ लेंगे, तुम्हारे सिस्टम और मेरे दिमाग से हम उसे आसानी से हरा देंगे। फिर उसकी सारी चीज़ें हमारी हो जाएंगी। लालच ने डर पर काबू पा लिया। दोनों ने अपने सारे कपड़े पहने और लड़खड़ाते हुए नीचे उतरे, गाड़ी में घुस गए। गाड़ी स्टार्ट हुई और जब गर्म हवा आई तो दोनों ने राहत की सांस ली। चलो वेस्टर्न सबर्ब्स चलते हैं। क्लोई की आंखों में एक बुरी चमक आई। जब हम ईथन से मिलेंगे तो मैं उससे बर्फ में घुटने टेक कर माफ़ी मंगवाऊंगी। अपने पहले के बुरे बर्ताव के लिए माफ़ी मंगवाने पर मजबूर करूंगी। इस बीच वेस्टर्न सबर्ब्स में मैं सर्वेलेंस स्क्रीन के एक कोने को घूर रहा था। वहां कई आवारा कुत्ते एक साथ सिकुड़कर कांप रहे थे। अचानक एक कुत्ते का शरीर जोर से ऐंठने लगा। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं, खून जैसी लाल। एक चुभने वाली इंसानी नहीं ऐसी चीख फीराने में गुंजी और उस बदले हुए ज़ॉम्बी कुत्ते ने अब साथियों पर हमला कर दिया। खून बर्फ पर छिड़क गया, तुरंत लाल बर्फ के क्रिस्टल्स में जम गया। ये कोई आम वायरस नहीं है, ये भयंकर ठंड वाला ज़ॉम्बी वायरस है। उन्हें ठंड से डर नहीं लगता। जितनी ज़्यादा ठंड होती है वो उतने ही उत्तेजित हो जाते हैं। मैंने अपनी चॉपस्टिक्स रखीं, आखिरकार आ ही गए। मैं उठा और कंट्रोल पैनल के पास गया और लाल बटन दबाया। लेवल 1 अलर्ट, डिफेंस मोड एक्टिवेट। पहली सुरक्षा लाइन की हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फेंस तुरंत चालू हो गई। बर्फीले तूफान में नीली चिंगारियां निकलीं। मैंने अपना वाइन ग्लास उठाया और सर्वेलेंस स्क्रीन पर बर्फीले तूफान को बधाई दी। नर्क में स्वागत है मेरे मेहमानों। वेस्टर्न सबर्ब्स में बर्फीला तूफान एक सफ़ेद आफत में बदल गया था, जिसमें 5 मीटर से ज़्यादा देखना मुश्किल था। एक सफ़ेद BMW X5 एक शराबी की तरह सड़क पर मुश्किल से चल रही थी, जहां बर्फ पहले से ही आधा मीटर गहरी थी। हम अभी तक वहां क्यों नहीं पहुंचे? तुमने नहीं कहा था कि ये सिर्फ 20 किलोमीटर है? क्लोई पैसेंजर सीट पर 2 डाउन कंफर्टर्स में लिपटी बैठी थी। अभी भी इतनी ठंड थी कि उसके दांत जोर से बज रहे थे। चुप। रायन कि स्टीयरिंग व्हील पर हाथ सुन हो चुके थे, नीले बैंगनी फ्रॉस्ट पाइट से ढके हुए थे। GPS कह रहा है कि बस आगे ही है। कमबख्त, मुझे सड़क बिल्कुल नहीं दिख रही है। एक तेज़ आवाज़ आई और गाड़ी का नीचे का हिस्सा अचानक नीचे धंस गया, फिर पूरी तरह से रुक गया। गाड़ी सड़क के बीच में एक सख्त बर्फ के टुकड़े पर फंस गई थी। गाड़ी खराब हो गई है। रायन ने स्टीयरिंग व्हील पर जोर से मुक्का मारा, लेकिन उसका हाथ बर्फीले सख्त लेदर कवर से टकरा गया, जिसे वो दर्द से कराह उठा। क्या? क्लोई चीखी। क्या तुम मुझे यहाँ मरना चाहते हो? रायन, तुम बेकार हो। चुप करो। अगर तुम इतनी ही काबिल हो तो तुम चलाओ। रायन भी गुस्से में फट पड़ा।
बचने की इच्छा ने उसके आम नाटक पर काबू पा लिया। बाहर निकलो, वो काली परछाई आगे फैक्ट्री होनी चाहिए, हम पैदल चलेंगे। दोनों के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। गाड़ी में रहने का मतलब ठंड से मरना था। उन्होंने कंबल लपेटे और दो भोले पेंगुइन्स की तरह बर्फीले तूफान में लड़खड़ाए। उन्हें लगा जैसे उनके फेफड़े जम रहे हैं। हर सांस एक धीमी अजाब थी। 500 मीटर, आमतौर पर कुछ मिनट का रास्ता, उन्हें पूरा आधा घंटा लग गया। जब वो स्टील का दानव जैसी फैक्ट्री उनके सामने आई तो दोनों लगभग घुटनों के बल चलकर मेन गेट तक पहुंचे। लेकिन सामने का नज़ारा देखकर वो हैरान रह गए। ये एक छोड़ दी गई फैक्ट्री नहीं थी, ये साफ तौर पर एक स्टील का किला था। असली टूटी फूटी लाल ईंटों की दीवारें पूरी तरह से सिल्वर ग्रे मेटल प्लेट से ढकी हुई थीं। क्लोई भागकर विशाल ठोस स्टील के गेट तक गई, पागलों की तरह दरवाज़ा पीटने लगी। ईथन, ईथन, मुझे पता है तुम अंदर हो, दरवाज़ा खोलो। ईथन, मैं क्लोई हूँ, मैं ठंड से मर रही हूँ, प्लीज मुझे अंदर आने दो। ईथन, मैं रायन हूँ, हम परिवार हैं, तुम हमें मरने के लिए कैसे छोड़ सकते हो? दोनों चिल्ला चिल्लाकर थक गए, लेकिन उनकी आवाजें तेज हवा में घुल गईं। अंदर मैं एक बड़े लेदर सोफे पर बैठा था, सर्विलेंस स्क्रीन्स की दीवार के सामने। उन पर दो धुंधले थर्मल इमेजिंग लाल परछाइयां गेट पर दो बेचारे मक्खियों की तरह चिपकी हुई थीं। मेरे पास एक छोटे तांबे के बर्तन में लाल तेल उबल रहा था, जिससे एक बेहद स्वादिष्ट मसालेदार खुशबू आ रही थी। सिस्टम, बाहर के स्पीकर्स चालू करो, मैंने शांति से आदेश दिया। एक्टिवेट। बाहर के स्पीकर से एक खड़खड़ाहट की आवाज आई, जिससे दोनों चौंक गए। फिर एक सुस्त, शांत आवाज में हल्की मजाक के साथ बर्फीले तूफान में गूंजी, कौन है? तुम्हें नहीं पता रात के बीच में लोगों को परेशान करना गैरकानूनी है? ये आवाज सुनकर क्लोई की आंखों से तुरंत आंसू बहने लगे। ईथन, मैं हूं, तुम्हारी बहन, दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड है, हम मर रहे हैं। बहन? हाँ। मेरी आवाज धीमी ही रही, एक सुप के साथ। ये डक इंटेस्टाइन थोड़ा ज्यादा पक गया है। तुमने क्या कहा, तुम कौन हो? बाहर क्लोई का गला घुटने लगा। मैं यहाँ कुत्ते की तरह ठंड में जम रही हूँ और तुम अंदर हॉटपॉट खा रहे हो, और डक इंटेस्टाइन भी। उस लजीज खुशबू ने उसके मुंह में तुरंत पानी ला दिया। उसका पेट गद्दारी से गुर्राने लगा। ईथन, अनजान बनना बंद करो, मुझे पता है तुम मुझे सुन सकते हो। मैं क्लोई हूँ, तुम्हारी इकलौती बहन। अब दरवाज़ा खोलो, एक बार अंदर आ जाऊंगी तो पहले की सब बातें समझा दूंगी। वो सब गलतफहमी थी। गलतफहमी? मैंने अपनी चॉपस्टिक्स रखी, माइक्रोफोन उठाया और स्क्रीन पर उस बिगड़े हुए चेहरे को देखा। मेरी नज़र अचानक ठंडी हो गई। मुझे निकालने के लिए कहना एक गलतफहमी थी, या ये कहना कि तुम मुझे अपने सामने कुत्ते की मौत मरवाओगी, वो भी एक गलतफहमी थी। वो सिर्फ गुस्से में कहा था। क्लोई घबरा गई। ईथन, तुम एक आदमी हो, तुम इतने छोटे दिल के क्यों हो? पहले मेरी गलती थी, मैं अब माफ़ी मांग रही हूँ। आई एम सॉरी। ठीक है, अब दरवाज़ा खोलो। ये माफ़ी नहीं थी। ये उसके दिमाग में एक आदेश था। जब तक वो सिर झुकाकर ये 3 शब्द कहती, मुझे उसे माफ़ करना ही पड़ता था। ये 20 साल से नियम था। अफसोस, नियम बदल गए थे। अगर माफ़ी से काम चलता तो हमें पुलिस की क्या ज़रूरत होती? मैं हंसा। तुम अपनी सबसे मजबूत शक्ति क्यों नहीं आजमाती? तुम्हारे पास एलिमिनेशन सिस्टम नहीं है? ये शब्द क्लोई पर बिजली की तरह गिरे। सही है, मेरे पास एक शक्ति है, मैं उससे भीख क्यों मांगूं? ठीक है, अगर तुम नहीं खोलोगी तो मैं खुद खोल लूंगी। बाद में मुझसे भीख मत मांगना। क्लोई की आंखों में एक बुरी चमक आई और उसने गहरी सांस ली। उसके शरीर में ऊर्जा दौड़ने लगी। उसने अपना जमा हुआ हाथ स्टील के दरवाजे पर मारा। एलिमिनेट। उसकी हथेली से एक लाल रोशनी निकली जो दरवाजे से जोर से टकराई। हालांकि गेट के गायब होने का इंतजार किया गया नजारा नहीं हुआ, बल्कि लाल रोशनी एक अदृश्य दीवार से टकराकर तुरंत वापस आ गई, जिससे क्लोई का हाथ सुन्न हो गया और वो बर्फ में पीछे गिर गई। सिस्टम चेतावनी, लक्ष्य की घनत्ता बहुत ज्यादा है और हाई लेवल। एनर्जी रीइंफोर्स्ड स्पेस एंकरिंग से सुरक्षित है। होस्ट का वर्तमान लेवल LV1 है, एलिमिनेट नहीं कर सकता। जबरदस्ती एलिमिनेशन के लिए जीवन शक्ति की जरूरत है। क्लोई ने अटल दरवाजे को विश्वास से देखा। मेरा सिस्टम सबसे मजबूत है, मैं एक दरवाजा भी कैसे नहीं खोल सकती? मेरी बेरहम हंसी स्पीकर से आई। बताना भूल गया था, ये दरवाज़ा मुझे एरोस्पेस ग्रेड एलॉय के लिए 5 मिलियन का पड़ा है, और मेरा सिस्टम तुम्हारे सिस्टम का उल्टा काम करता है। तुम्हारा एलिमिनेशन मेरे होर्डिंग को एलिमिनेट नहीं कर सकता। अब दफा हो जाओ। मेरे दरवाजे पर बर्फ गंदी मत करो। स्पीकर बंद हो गया।
फिर गेट के ऊपर की फ्लडलाइट्स अचानक जल उठीं। 2 चौंधियां देने वाली रोशनी सीधा उनके चेहरों पर पड़ी, जिससे वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे थे। क्लोई बर्फ में बैठी थी, हड्डियों तक चुभने वाली ठंड महसूस कर रही थी। उस दरवाजे को घूर रही थी जो कभी नहीं खुलेगा। पहली बार महसूस कर रही थी कि असली निराशा क्या होती है। आधे घंटे बाद क्लोई और रायन गए नहीं थे, क्योंकि गाड़ी खराब थी। वो सिर्फ फैक्ट्री के गेट के पास एक हवा से बची हुई जगह में सिकुड़कर बैठ सकते थे। अब क्या करें? मुझे अपने पैर महसूस नहीं हो रहे। क्लोई के होंठ गहरे बैंगनी हो गए थे। उसकी पलकों पर बर्फ के क्रिस्टल्स जमे हुए थे। रायन की हालत और भी खराब थी। उसने क्लोई को अपने कुछ कपड़ों में से एक दे दिया था और अब उसका पूरा शरीर जोर से कांप रहा था। उसकी आंखें धुंधली होने लगी थीं। सोना मत, अगर तुम सो गए तो उठ नहीं पाओगे। ठीक तभी ऊपर से एक इतनी तेज खुशबू आई कि तुम्हारी रूह निकल जाए। दोनों ने मेहनत से अपने सिर उठाए। कुछ चाहिए? मैं दूसरी मंजिल के छज्जे पर खड़ा था, हॉट पॉट का अधूरा कटोरा पकड़े हुए। ईथन, प्लीज मुझे बस एक घूंट दे दो, बस एक घूंट गरम सूप। रायन आखिरकार टूट गया। बर्फ में घुटने टेक कर ऊपर की तरफ पागलों की तरह सिर पटकने लगा। मैंने तुम्हें बास्केटबॉल भी सिखाया था, पुरानी यादों के लिए मुझे बचा लो। मैं हंसा और आराम से एक ताज़ा पका हुआ मोटा बीफ का टुकड़ा उठाया। जब तुमने मुझे बाहर बंद किया था, क्या तुमने पुरानी यादों के बारे में बात की थी? फिर मैंने अपना हाथ छोड़ा और वो गरम तेल टपकता बीफ का टुकड़ा दोनों के सामने गंदी बर्फ में गिर गया। रायन लगभग झट से उसे पकड़ने के लिए लपका, लेकिन क्लोई ज्यादा तेज थी। उसने बर्फ से ढका हुआ मांस का टुकड़ा झट से उठाया और सीधा अपने मुंह में डाल लिया। बिना चबाए ही निगल गई। उस गर्मी के पल ने उसे आह भरने पर मजबूर कर दिया। स्वादिष्ट? हाँ, बहुत अच्छा। क्लोई ने सिर हिलाया, आंसू बहने लगे। जब तुमने खा लिया है तो दफा हो जाओ। मेरे सिक्योरिटी सिस्टम ने अभी अभी कुछ छोटे दोस्तों को खुशबू से आकर्षित होते हुए देखा है। इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते, दूर बर्फीले तूफान ने कई चमकती हुई हरी आंखें अचानक दिखाई दी। धीमी गुर्राहट हवा पर आ रही थी। उनके बदले हुए ज़ॉम्बी कुत्ते। भागो! रायन ने सबसे पहले रिएक्ट किया। क्लोई को पकड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन जमीन पूरी बर्फ से ढकी थी और दोनों फिसल गए। मुंह के बल जमीन पर जोर से गिरे। पहला ज़ॉम्बी कुत्ता आगे लपका। उसका खुला मुंह सीधा रायन की जांघ की तरफ था। मदद करो ईथन, मेरी मदद करो! रायन ने कान फाड़ने वाली चीख निकाली जब वो कुत्ते को जोर से मार रहा था, लेकिन उस जीव को कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। इस नाजुक पल में रायन की आंखों में एक बुरी चमक आई। उसने अचानक क्लोई को पकड़ लिया। पास खड़े आदमी को पकड़कर उसे कुत्ते के मुंह की तरफ जोर से धक्का दे देती है और खुद बचने के लिए लुढ़क जाती है। तुम क्या कर रहे हो? क्लोई डर से चीखती है। बासी जबड़े उसकी गर्दन में घुसने वाले थे। जिंदगी और मौत के इस पल में जीने की इच्छा डर पर काबू पा लेती है। क्लोई हमला करने वाले कुत्ते के सिर पर आंखें गड़ा लेती है। जैसे ही उसके दिमाग में लाल आइकन तेजी से चमकता है, वो मन ही मन गरजती है, एलिमिनेट। विशाल टिबेटन मस्टिफ का सिर क्लोई की नाक से सिर्फ 1 सेंटीमीटर दूर पूरी तरह से मिट जाता है। सिर्फ एक सिर कटा। लाश क्लोई पर जोर से गिरता है। उसकी सांस लगभग रुक जाती है। होस्ट ने एलिमिनेट किया। Tier 1 म्यूटेंट। एक्सपीरियंस गेंड 10 पॉइंट्स। स्टैमिना डिप्लीशन वार्निंग। क्लोई को अपनी ताकत जाते हुए महसूस होती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो लगभग बेहोश हो जाती है, लेकिन वो बच गई थी। ये छोटा सा शो दिलचस्प होता जा रहा है। मैं दूरबीन नीचे करता हूँ। मेरी आंखों में मजाक चमक रहा था। जब तुम लोग जाना नहीं चाहते तो मैं तुम्हें बचने का रास्ता दिखाता हूँ। मेरी आवाज़ फिर से गूंजती है, एक शैतानी आकर्षण के साथ। 200 मीटर पूर्व में एक सिक्योरिटी बूथ है। आज रात जिंदा रहने का ये तुम्हारा एकमात्र मौका है। इसके साथ खिड़की पूरी तरह से बंद हो जाती है। अंधेरे में सिर्फ 2 कांपते हुए लोग रह जाते हैं और उनके चारों तरफ और ज़्यादा हरी आंखें जमा हो जाती हैं। बूथ की तरफ चलो। क्लोई कुत्ते की लाश को धक्का देती है और लड़खड़ाते हुए उठती है। वो रायन की तरफ एक नज़र भी नहीं डालती। उसे वो धक्का याद था। ज़ॉम्बी कुत्तों के हमला करने से पहले आखिरी पल में दोनों लड़खड़ाते हुए उस टूटे फूटे सिक्योरिटी बूथ की तरफ दौड़ते हैं। बूथ छोटा और हवादार था। उन्होंने मुश्किल से खिड़कियों को छोड़े हुए तख्तों और पुराने अखबारों से बंद किया। क्लोई, तुम ठीक हो? रायन पास आकर एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है।
अभी मैं कुत्ते को धक्का दे रहा था, तुम्हें नहीं, गलत मत समझो। उस मुश्किल के बाद उसके मासूम चेहरे का नकाब आखिरकार उतर जाता है, नीचे का स्वार्थी ठंडा स्वभाव सामने आ जाता है। ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या है रायन। अब से अगर तुमने मुझ पर एक और हाथ उठाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा सर भी उस कुत्ते की तरह गायब कर दूंगी। रायन जम जाता है, उसकी आंखों में एक गुस्से की चमक आती है, लेकिन वो उसे जल्दी से छिपा लेता है। वो जानता है कि क्लोई अब उस भयंकर एलिमिनेशन सिस्टम का इस्तेमाल करती है। उसके लिए उसे मारना बच्चों का खेल होगा, वो सिर्फ सहन कर सकता है। इस बीच सेफ हाउस में मेरे हाथों में एक टैबलेट है। भले ही पब्लिक नेटवर्क बंद हो गया है, मेरा मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट रिसीवर अभी भी दुनिया भर के सिग्नल्स पकड़ रहा है। दुनिया भर की खबरें स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रही हैं। पूर्वी क्षेत्र के लिए आपातकालीन घोषणा। सरकार ने सबसे उच्च स्तरीय आपातकालीन प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर दिया है। देश भर में सरकारी शेल्टर अब खुल गए हैं। जिंदा बचे लोग कृपया नजदीकी स्थान पर जाएं। शहर का शेल्टर, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स सेंटर, शेल्टर 7। मैं उन कोऑर्डिनेट्स को घूरता हूं। मेरी पिछली जिंदगी में वो जगह शुरुआती दिनों में सबसे बड़ा सरकारी किला था, लेकिन ठीक इसलिए क्योंकि वहां बहुत ज्यादा लोग थे, सामान तेजी से खत्म हो गया और अव्यवस्थित प्रबंधन के साथ 1 महीने के अंदर बदनाम अनाज भंडार दंगा भड़क उठा, जिसमें हजारों लोग मारे गए। ऐसा लगता है कि इतिहास का रास्ता नहीं बदला है। मैंने खबर बंद की और सिस्टम इंटरफेस खोला। वर्तमान स्टॉक 32,000 टन, सिस्टम लेवल LV1, एक्सपीरियंस 0%, अपग्रेड की जरूरत, 10 टियर 1 ज़ॉम्बी कोर्स जमा करो। कोर्स। मेरी पिछली जिंदगी में लोगों को अपोक्लिप्स के तीसरे महीने तक ये नहीं पता चला था कि ज़ॉम्बी दिमाग के कोर को शक्तियों को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मैं अब जानता हूं। वो बेवकूफ़ क्लोई कुत्ते को मारने में इतनी व्यस्त थी कि उसने सबसे कीमती जीत का सामान बर्फ में छोड़ दिया। वो मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स हैं, उन्हें बर्बाद नहीं होने दे सकता। मैं एक हल्के नैनो थर्मल कॉम्बैट सूट में बदल जाता हूं और अपनी टैक्टिकल कुल्हाड़ी उठा लेता हूं। मैंने इस भयंकर बर्फीले तूफान की पहली रात में अपनी पहली फसल काटने के लिए घूमने जाने का फैसला किया है, और ये चेक करने के लिए कि क्या वो 2 चूहे अब तक ठंड से मर गए हैं। एक पूरी तरह से बंद नैनो थर्मल कॉम्बैट सूट पहने और अपनी टैक्टिकल कुल्हाड़ी पकड़े हुए मैं वेस्टर्न आउटस्कर्ट्स के वीराने से गुजर रहा हूं। 50 मीटर आगे ज़ॉम्बी कुत्तों का झुंड सिक्योरिटी बूथ के चारों तरफ घूम रहा था। कुल 7 थे। मैंने अपनी सांस ठीक की, फिर जहां मैं छिपा हुआ था वहां बर्फ के ढेर के पीछे से निकला। पहला ज़ॉम्बी कुत्ता अभी भी बूथ पर गुर्रा रहा था। उसने गेली कुल्हाड़ी आने से पहले रिएक्ट भी नहीं किया। एक आवाज के साथ टैक्टिकल कुल्हाड़ी ने उसकी सख्त खोपड़ी को चीर दिया। टियर 1 ज़ॉम्बी कुत्ता एलिमिनेट, एक्सपीरियंस +5। इस हंगामे ने तुरंत बाकी 6 कुत्तों को सतर्क कर दिया। उनका नेता, एक विशाल टिबेटन मस्टिफ, ने अपना सिर घुमाया। उन भूत जैसी हरी आंखों ने मुझे पकड़ लिया। उसने अपने पिछले पैरों से छलांग लगाई। उसका विशाल शरीर एक टैंक की तरह हमला कर रहा था। जैसे ही वो मुझसे आधा मीटर दूर पहुंचा, मैंने अपना बायां हाथ मस्टिफ के नीचे जमीन पर किया। अस्पाल, एक 2 मीटर डायमीटर का बर्फ का टुकड़ा और उसके नीचे की जमी हुई धरती हवा में गायब हो गई। जमीन मस्टिफ के नीचे से गायब हो गई और वो सीधा नीचे गिर गया। मौके पर चौंका। मैं उसके ठीक पीछे गड्ढे में कूद गया। मेरी टैक्टिकल कुल्हाड़ी हवा में घूमी और मस्टिफ के कमजोर गर्दन के जोड़ पर बेरहमी से वार किया। एक अजीब कुत्ते का सर लुढ़क गया। एलीट म्यूटेंट कुत्ता एलिमिनेट, एक्सपीरियंस +20, आइटम ड्रॉप, टियर 1 पावर कोर। रोशनी मेरे अंदर से गुजर गई। मैं झुका और अपनी नफरत को दबाते हुए मास्टिफ की खोपड़ी में टटोला। जल्द ही मैंने एक उंगली के नाखून के आकार का क्रिस्टल निकाला जो हल्की लाल रोशनी दे रहा था। ये अपोकलिप्स की सबसे महंगी करेंसी है। कोर, ज़ॉम्बी शक्ति का स्रोत और मानव विकास की कुंजी। ऊपर के बाकी 5 ज़ॉम्बी कुत्ते पागलों की तरह भौंक रहे थे, लेकिन गड्ढे में उतरने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। मैंने एक क्रूर मुस्कान के साथ ऊपर देखा। जल्दी मत करो, एक एक करके तुम सब मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स हो। एक सोच के साथ मैंने अपने सिस्टम से एक मॉडिफाइड नेल गन निकाली। अगले 5 मिनट तक मैं गद्दे के तले में ऐसे खड़ा रहा जैसे मैं निशाना लगा रहा हूं। लड़ाई खत्म। मैं बाहर निकला और हर लाश को तलाश किया। किस्मत मेरे साथ थी। 7 कुत्तों ने कुल 3 कोर्स दिए। सिस्टम एक्सपीरियंस बार 45% तक बढ़ गया है। मैंने कोर्स को अपने स्पेस में फेंका और सिक्योरिटी बूथ की तरफ चला गया। अंदर खाली था, सिर्फ गंदे पैरों के निशान और दीवार पर नाखून से खरोंची हुई एक लाइन थी, ईथन, तुम इसके लिए कीमत चुकाओगे।
बड़ा जिद्दी है ना? मैं उपेक्षा से हंसा। मैं चिंतित नहीं हूं कि ये दो मामूली मोहरे क्या कर सकते हैं। इस अपोकलिप्स में जीना अक्सर मरने से ज्यादा दर्दनाक होता है। जब वो सरकारी शेल्टर में चले गए हैं तो उन्हें वहां अपने इनाम का आनंद लेने दो। वो असली जीता जागता नर्क है। मैं मुड़ा और चला गया। मेरी परछाई बर्फीले तूफान में गायब हो गई। इस बाहर की सैर ने एक बात साबित कर दी। इस दुनिया में जहां सारे नियम टूट चुके हैं, जब तक आप बेरहम और मजबूत हैं, ये जगह मेरा खेल का मैदान है और मेरा अगला लक्ष्य शहर का ये सेंट्रल हॉस्पिटल। वहां सिर्फ ज़ॉम्बीज़ इंतजार नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो एंटीवायरल सीरम भी है जिसकी मुझे सख्त ज़रूरत है। भले ही ये ज़ॉम्बी वायरस का इलाज नहीं कर सकता, ये आम फ्लू और इन्फेक्शंस का इलाज कर सकता है जो शुरुआती चरणों में महत्वपूर्ण है। इस बीच ईस्ट डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स सेंटर में जगह को एक अस्थायी शेल्टर में बदल दिया गया है। हजारों बचे हुए लोग प्रवेश द्वार पर भीड़ लगाए हुए हैं। चीख, गालियां और मदद की गुहार अराजकता में घुल मिल गई है। हथियारबंद सैनिक तनावपूर्ण चेहरों के साथ व्यवस्था बनाए हुए हैं। धक्का मत दो, लाइन बनाओ, तापमान की जांच जरूरी है। किसी को घाव है? तुरंत अलग करो। सामान सीमित है। हर व्यक्ति को प्रतिदिन 1 कटोरा पॉरेज मिलेगा। और चाहिए? खोज और बचाव टीम में शामिल हो जाओ। क्लोई और रायन भीड़ में घुल मिल गए, पूरी तरह से बिखरे हुए। रुको, तुम क्या कर रहे हो? एक सैनिक ने लाइन तोड़ने की कोशिश कर रहे दोनों को रोक दिया। मैं एक अवेकेंड हूं। क्लोई ने इस आखिरी सहारे को पकड़ा, पागलों की तरह हाथ हिलाते हुए और चिल्लाते हुए। मेरे पास शक्तियां हैं, मैं खास हूं, मुझे अंदर आने दो, मुझे तुम्हारे कमांडर से मिलना है। अवेकेंड? सैनिक रुका। भले ही खास क्षमता वाले लोगों की पहचान करने के आदेश आए थे, पिछले कुछ दिनों में बहुत से नकली लोग आए थे। साबित करो, सैनिक ने ठंडी आवाज में कहा। क्लोई ने एक गहरी सांस ली, थकन और भूख से इंड्यूस चक्कर से लड़ते हुए। उसने अपना हाथ सड़क के किनारे एक विशाल कंक्रीट के अवरोध की तरफ बढ़ाया। एलिमिनेट। एक लाल झलक और कई 100 पाउंड का अवरोध तुरंत हवा में गायब हो गया, जैसे कि वो कभी था ही नहीं। आसपास की भीड़ शांत हो गई। सैनिक की आंखें तेजी से सिकुड़ गई जब उसने तुरंत अपना रेडियो पकड़ा। प्रवेश द्वार पर अवेकन्स दिखे हैं, टर्मिनेशन टाइप, आदेशों का अनुरोध है। 5 मिनट बाद क्लोई और रायन को एक गर्म ऑफिस में ले जाया गया। डेस्क के पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी मिलिट्री कोट में बैठा था। उसने क्लोई को ऊपर से नीचे तक देखा। तो तुम्हारी क्षमता एलिमिनेशन है। तुम कितना बड़ा एलिमिनेट कर सकती हो? क्या तुम जिंदा लोगों को एलिमिनेट कर सकती हो? 2 मीटर के दायरे में कुछ भी। क्लोई आखिरकार गर्मी महसूस करते हुए थोड़ा साफ बोलने लगी। जिंदा लोग भी। अभी यहां आते वक्त मैंने एक म्यूटेटेड टिबेटन मास्टिफ को मारा। कमांडर? ऐसे इंसान की तरह जिसने अभी अभी एक मजाक सुना हो। छोटी लड़की, तुमने एक कुत्ता मार दिया और सोचती हो कि तुम अमर हो गई हो। वो उठा और खिड़की के पास गया, बाहर घने ज़ॉम्बी झुंड की तरफ इशारा करते हुए। अब हजारों ज़ॉम्बीज हैं। तुम्हारी क्षमता जो कुछ बार इस्तेमाल करने के बाद तुम्हें थका देती है, युद्ध के मैदान में कुछ भी नहीं है। क्लोई का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। हालांकि कमांडर का लहजा बदल गया जब उसकी नज़र बाहर बर्फ से ढके रनवे पर पड़ी। तुम्हारी क्षमता का एक ज्यादा उपयुक्त उद्देश्य है। बर्फीले तूफान ने सड़कें बंद कर दी हैं, सामान के ट्रक्स नहीं आ पा रहे हैं, हवाई पट्टी बर्फ से ढकी हुई है, हमें एक जीवन रेखा साफ करनी है। बर्फ हटाना। क्लोई को बेहद अपमानित महसूस हुआ। मैं एक चीट सिस्टम वाली प्रोटैगनिस्ट हूं जिसे अपोकलिप्स की रानी बनना है, और तुम मुझे एक सफाईकर्मी बनाना चाहते हो। मैं मना करती हूं, मैं एक अवेकेंड हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह अपमानित करने की? मना करती हो? कमांडर की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। यहां काम नहीं तो खाना नहीं। अवेकेंड भी अपने काम के लिए काम करते हैं, ठीक है। काम नहीं करना है तो फिर बाहर जाओ और बर्फीले तूफान में वापस जाओ। उसने अपना हाथ हिलाया। उसके पास खड़े 2 सैनिक तुरंत आगे बढ़े। उनकी बंदूक की नालियां थोड़ा ऊपर उठ गईं। रायन के पैर डर से कमजोर हो गए। उसने जल्दी से क्लोई की आस्तीन पकड़ी, पागलों की तरह आंखों से इशारा करते हुए। क्लोई, जल्दबाजी मत करो, पहले जिंदा रहो, हम बाद में कुछ सोच लेंगे। क्लोई ने उन काली बंदूक की नालियों को देखा, फिर बाहर की नर्क जैसी ठंड के बारे में सोचा। उसका घमंड टूट गया। मैं करूंगी। उसने अपने दांत पीस लिए और अपमान में अपना सिर झुका लिया। आधे घंटे बाद क्लोई को स्पेशल क्लियरेंस यूनिट नंबर 098 में नियुक्त किया गया। उसका काम आसान था, निर्माण वाहनों के सामने खड़ा होना और लगातार आगे की बर्फ और मलबे पर अपनी क्षमता का इस्तेमाल करना, बर्फ की दीवारों के हिस्सों को मिटाना।
जब एक हिस्सा गायब हो जाता, काफिला आगे बढ़ता। हर बार जब वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती, उसका शरीर पूरी तरह से थक जाता। तेज, क्या देरी हो रही है? पीछे का काफिला इंतजार कर रहा है। सुपरवाइजर ने मेगाफोन से गरजा। रायन, जिसके पास कोई क्षमता नहीं थी, सबसे निचले स्तर की परिवहन टीम में नियुक्त किया गया। उसका काम था उन लोगों को जो ठंड से जम गए थे या काटे गए थे, उन्हें जलाने वाले गड्ढों तक ले जाना। वहां की बदबू किसी को बेहोश कर सकती थी। साथ ही संक्रमण का लगातार खतरा था, लेकिन जिंदा रहने के लिए, वो आधा सड़ा हुआ बन पाने के लिए वो सिर्फ सहन कर सकता था। देर रात दोनों जिम्नाजियम में साझा सोने के प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। यहाँ सैकड़ों लोग भरे हुए थे। पसीने और पैरों की बदबू एक साथ मिल गई थी। क्लोई अपने सूजे हुए, सड़ते हुए हाथों को देखती रही। आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो ईथन के बारे में सोचती है, उस गरम आग के बारे में। ईथन, तुम अभी बहुत खुश होगे। क्लोई ने गंदे कंबल को जोर से पकड़ा। उसके नाखून उसकी हथेली में घुस गए। इस समय सेंट्रल हॉस्पिटल के सामने का प्लाजा जमे हुए ज़ॉम्बीज से भरा हुआ था। ये जीव मरे नहीं थे। जैसे ही उन्हें किसी जिंदा इंसान के शरीर की गर्मी महसूस होती, वो तुरंत जाग जाते। सिस्टम स्टेल्थ फील्ड एक्टिवेट करो। मैंने अपने शरीर के चारों तरफ एक थर्मल इंसुलेशन बारात बनाने के लिए थोड़ी सी ऊर्जा खर्च की। अपने ग्रैपलिंग हुक का इस्तेमाल करके मैं सीधा तीसरी मंजिल की खिड़की पर चढ़ गया। तीसरे फ्लोर पर फार्मेसी थी। यहाँ कम ज़ॉम्बीज थे। कुछ भटकती हुई नर्स ज़ॉम्बीज को मारने के बाद मैं शेल्फ्स के पास गया। मेरा हाथ घुमा और दवाइयों की पंक्तियां एक के बाद एक गायब हो गईं। आधे रास्ते में नीचे से तेज गोलियों की आवाज आने लगी। मैं खिड़की के पास गया और नीचे देखा। 2 मॉडिफाइड आर्मर्ड व्हीकल्स हॉस्पिटल के गेट तोड़कर अंदर घुस आए। 7-8 पूरी तरह से हथियारबंद गुंडे ज़ॉम्बीज पर गोलियां बरसा रहे थे। गाड़ियों पर एक काले शार्क का चिन्ह था। ब्लैक शार्क गैंग। फिर से ये लोग। ऐसा लगता है कि उन्हें भी दवाइयों का महत्व समझ में आ गया है और वो रात के अंधेरे में लूटने आए हैं। क्या इत्तेफाक है। मैं ठंडी हंसी हंसा। मुझे जाने की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि मैं खिड़की के पास एक आरामदायक जगह पर बैठकर नीचे का शो देखने लगा। ब्लैक शार्क गैंग की फायर पावर तेज थी। उन्होंने जल्दी से एक रास्ता साफ किया और सीधा लॉबी के एलिवेटर्स की तरफ बढ़े। गोलियों की आवाज़ बहुत तेज थी। सिर्फ प्लाजा के ज़ॉम्बीज ही नहीं, बल्कि आसपास के कई ब्लॉक्स के ज़ॉम्बीज भी यहाँ आ गए। जैसे ही ब्लैक शार्क गैंग लॉबी में घुसी, फर्श अचानक फट गया। एक विशाल ज़ॉम्बी 3 मीटर से ज़्यादा लंबा, फूली हुई मांसपेशियों के साथ नीचे से ऊपर आ गया। टियर 2 म्यूटेंट, टाइटन पावर टाइप। मेरी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। एक टियर 2 म्यूटेंट पहले से ही। ये क्या भला है? ये क्या चीज़ है? ब्लैक शार्क गैंग के सदस्य डर गए। कई एकेज ने एक साथ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां टाइटन पर लगी, लेकिन सिर्फ छोटे छोटे खून के धब्बे बने। टाइटन गरजा, आराम से पास में पड़ी एक छोड़ी हुई घरनी उठाई और उसे एक फ्रिस्बी की तरह फेंका। 2 ब्लैक शार्क गैंग के सदस्य तुरंत कुचल गए। सीन अराजकता में बदल गया। सही समय। मेरी आंखें चमक उठीं। ये टाइटन से एक टियर 2 पावर कोर है। ये मुझे सीधा लेवल अप करने देगा और शायद एक नया स्किल अनलॉक करेगा। मैं धीरज से ब्लैक शार्क गैंग के टाइटन की स्टैमिना कम करने का इंतजार करने लगा। 5 मिनट बाद लॉबी शांत हो गई। सारे 7 ब्लैक शार्क गैंग के सदस्य लाशें थे। टाइटन भी बुरी तरह से घायल था, जोर से सांस ले रहा था। वो जमीन पर झुककर ठीक होने के लिए लाशों को खा रहा था। अभी मेरा मौका है। एक बास की तरह मैं तीसरी मंजिल से कूदता हूँ। हवा में ही मैं अपने सिस्टम स्पेस से TNT का एक बंडल निकालता हूँ। मैं फ्यूज जलाता हूँ। ये तुम्हारे लिए एक तोहफा है। टाइटन अपना मुंह खोलता है, स्वाभाविक रूप से ये सोचते हुए कि ये खाना है, और उसे चबा जाता है। मैं गिरते ही लुढ़क जाता हूँ, एक स्तंभ के पीछे छुप जाता हूँ। एक जोरदार धमाके ने पूरी इमारत हिला दी। जब धुआं साफ हुआ तो टाइटन की गर्दन से ऊपर सब कुछ पूरी तरह से गायब हो चुका था। सिर्फ एक विशाल सिरकटा लाश बची थी। मैं पास गया और कटे फटे मांस के ढेर में टटोला। आखिरकार मुझे एक अखरोट के आकार का कोर मिला। टियर 2 पावर कोर प्राप्त हुआ। उच्च शुद्धता वाला ऊर्जा स्रोत मिला। अवशोषित करें और तुरंत अपग्रेड करें। हाँ, मेरे हाथ में कोर तुरंत एक गर्म धारा में बदलकर मेरी हथेली में समा गया। मुझे अपने शरीर की हर हड्डी में खटखट की आवाज़ महसूस हुई। ऊर्जा मेरे अंदर तेजी से दौड़ने लगी। सिस्टम अपग्रेड सफल। वर्तमान लेवल LV2। नई सुविधा अनलॉक हुई, स्पेशल रिफ्ट।
ब्लेड वास्तविकता में 1 मीटर की स्थानिक दरार बनाने के लिए मानसिक ऊर्जा का उपयोग करता है। भौतिक रक्षा को नजरअंदाज करता है, किसी भी वस्तु को काट सकता है। रक्षा को नजरअंदाज। मैं अपनी हथेली को एक सोच के साथ देखता हूँ। मेरी उंगलियों पर एक स्याही काली रेखा बन जाती है। मैं उसे हल्के से पास के एक आर्मर्ड व्हीकल के भारी कवच पर फिराता हूँ, जैसे टोफू काट रहा हो। सख्त स्टील की प्लेट एक चिकनी रेखा में फट जाती है। मैं संतोष के साथ क्षमता को वापस लेता हूँ और अभी भी चल रहे 2 आर्मर्ड व्हीकल्स को देखता हूँ। उनमें वो सामान भरा है जो ब्लैक शार्क गैंग ने पिछले कुछ दिनों में इकट्ठा किया था। धन्यवाद साजनों। मैं जमीन पर पड़ी लाशों पर हाथ हिलाता हूँ और सब कुछ, गाड़ियाँ और सामान अपने स्पेस में संभाल लेता हूँ। इस हॉस्पिटल के दौरे में ना सिर्फ मुझे दवाइयाँ और एक लेवल अप मिला, बल्कि एक अचानक बड़ा फ़ायदा भी हुआ। अपोकलिप्स का 15वां दिन, शेल्टर 7। यहाँ की हवा अब सर्कुलेट नहीं होती। एक खट्टी बदबू और निराशा की फफूंद की गंध हर चीज़ में घुल गई है। कभी 50,000 लोगों को समाने वाला जिम्नेजियम अब 30,000 से भी कम लोगों को रखता है। व्यवस्था टूट चुकी है। जेनरेटर्स के आखिरकार मरने के साथ सभ्यता की आखिरी किरण भी गायब हो गई है। अंधेरे में लोग अब लोग नहीं बल्कि भूखे जानवर हैं। अब कोई खाना नहीं बचा है। वेयरहाउस खोलो। अधिकारी सब कुछ जमा कर रहे हैं, जबकि हमें चबाने और भौंकने के लिए छोड़ दिया गया है। दंगा बिना चेतावनी के फूट पड़ा। हजारों भूखे बचे हुए लोग गार्ड की रक्षा रेखा को तोड़कर एक लहर की तरह मुख्य प्रशासनिक क्षेत्र की तरफ बढ़े। गोलियों की चीख और मांस फटने की आवाजें अराजकता में घुल मिल गईं। क्लोई सीढ़ियों के एक कोने में सिकुड़ी हुई थी, एक लंबा कुंद बर्फ का बेलचा पकड़े हुए थी। पिछला हफ्ता एक जीता जागता मौत था। उसके कभी गोरे हाथ अब फ्रॉस्ट बाइट और छालों से ढके हुए थे। क्लोई, भागो, ये जगह खत्म हो गई है। रायन दौड़ कर आया। उसका चेहरा खून से लथपथ था। वो कह रहे हैं कि बाहर का ज़ॉम्बी झुंड सीमा पार कर गया है। ये जगह अब मौत का फंदा बनने वाली है। भागो, कहाँ भागें? क्लोई ने निराशा से बाहर के बर्फीले तूफान को देखा। बाहर 60 डिग्री नीचे है। बाहर जाना आत्महत्या है। वेस्टर्न आउटस्कर्ट्स चलो, तुम्हारे भाई के पास। रायन ने उसके कंधे पकड़कर उसे हिलाया। पहले सिर्फ हम दोनों काम नहीं आते, लेकिन अगर हम इन हजारों को साथ ले जाएं तो? रायन की आवाज में एक शैतानी फुसफुसाहट आ गई। तुम जानती हो कि कमांडर के पास अभी भी कई भारी आर्मर्ड व्हीकल्स और भारी हथियार हैं, है ना? अगर तुम उसे बताओ कि वेस्टर्न आउटस्कर्ट्स में एक किला है जिसमें सामान, हीटिंग और बिजली भरी हुई है, तुम्हें क्या लगता है वो क्या करेगा? क्लोई की आंखें निराशा से गुस्से में बदल गईं, आखिरकार एक जुनूनी संकल्प में बदल गईं। तुम सही हो, मैं अकेली क्यों दुख झेलूं? अगर तुम मुझे बचाने के लिए दरवाजा नहीं खोलोगे तो अगर मैं मरूंगी तो साथ मरेंगे। मुख्य ऑफिस के अंदर कमांडर पसीने से तरबतर अपने अधीनस्थों को दस्तावेज नष्ट करने का निर्देश दे रहा था, जबकि भागने की तैयारी कर रहा था। कमांडर, मैं एक जगह जानती हूं। क्लोई अंदर घुसी, उस पर लगी बंदूकों के बावजूद जोर से चिल्लाते हुए। मुझे पता है कहां सामान है, हजारों टन, साथ ही जनरेटर्स और पूरी तरह से सुरक्षित किले। कमांडर तेजी से मुड़ा, उसे घूरते हुए। तुमने क्या कहा? मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, ये मेरे भाई की जगह है। वो एक होर्डिंग सिस्टम है। अपोकलिप्स से पहले जागृत हुआ। उसने शहर की हर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी खाली कर दी। ये वेस्टर्न आउटस्कर्ट्स के छोड़े हुए औद्योगिक क्षेत्र में है। अगर हम उस जगह पर कब्जा कर लें तो हम जिंदा रह सकते हैं, सब जिंदा रह सकते हैं। कमांडर की आंखें बचाव और निराशा की लालची चमक से चमक उठीं। खबर शेल्टर में एक वायरस की तरह फैल गई। वेस्टर्न आउटस्कर्ट्स में एक अनाज भंडार है। किसी स्वार्थी अमीर आदमी ने हजारों टन खाना जमा कर रखा है। चलो उसे मारकर सब ले लें। दंगे करने वाले जो पहले एक दूसरे को मार रहे थे, अचानक उनका एक साझा लक्ष्य हो गया। आधे घंटे बाद 5 भारी आर्मर्ड व्हीकल्स आगे, 1 दर्जन से ज्यादा मॉडिफाइड ट्रक्स पीछे और हजारों बचे हुए लोग पीछे बर्फीले तूफान में घुस गए। क्लोई आगे वाले आर्मर्ड व्हीकल में बैठी थी। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान खेल रही थी। भाई, इस बार मैं तुमसे मिलने के लिए एक फौज लाई हूं। देखते हैं कि तुम अब भी दरवाजा खोलने से मना करते हो। काफिले के पीछे जिंदा इंसानों की गंध से आकर्षित एक ज़ॉम्बी झुंड चुपचाप पीछा कर रहा था। स्टील के किले के अलार्म नहीं बजे, बल्कि बीथोवन की 5वीं सिम्फनी जोश के साथ बज रही थी।
एक काले टैक्टिकल कोट में मैं दूसरी मंजिल पर बुलेट प्रूफ जमीन से छत तक की खिड़की के सामने खड़ा था। मेरे हाथ में एक ग्लास लाल वाइन। मैं दूर बर्फ में चल रहे थरथराते हुए स्तंभ को देख रहा था। आखिरकार सर्वेलेंस स्क्रीन्स पर घने लाल बिंदुओं को देखते हुए मैं मुस्कुराया। सिस्टम इंटरफेस ने एक चेतावनी दी, बड़े पैमाने पर दुश्मन लक्ष्य। पास आते हुए पाए गए, बड़ी मेहरबानी। मैं एक छोटी सी घूंट वाइन की लेता हूँ। मैं बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ। अगर कुछ है तो मैं उत्साहित हूँ। घर पर पिछले कुछ दिनों में मैं इतना बोर हो गया था कि जंग लग जाती। शक्तियों को अपग्रेड करने और पुरानी फिल्में देखने के अलावा एक तलवार की धार पर नाचना अपोकलिप्स का सबसे बड़ा रोमांच है। काफिला औद्योगिक क्षेत्र से 500 मीटर दूर रुक गया। कमांडर की आवाज़ मेगाफोन से गूंजी। ईथन, अंदर, ध्यान से सुनो। हम शेल्टर 7 से आधिकारिक खोज और बचाव टीम है। हम अब कानूनी रूप से तुम्हारे सामान और शेल्टर पर कब्जा कर रहे हैं। तुरंत हथियार डाल दो और गेट खोलो। मैं अपने माइक्रोफोन में हंसा। तुम्हारा मतलब डाकू? मेरी आवाज में साफ मजाक था। कमांडर का चेहरा काला पड़ गया। उसने ऐसी जिद की उम्मीद नहीं की थी। जो दया से मना करते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता। क्लोई, तुमने नहीं कहा था कि तुम तोड़ सकती हो? वहां जाओ और बुलाओ। देखते हैं कि पारिवारिक रिश्ते कैसे दिखते हैं। क्लोई को आगे धकेला गया। वो आर्मर्ड व्हीकल के ऊपर मेगाफोन के साथ खड़ी थी। ईथन, तुम घिरे हुए हो। इन लोगों को देखो, वो भूखे हैं। तुम अकेले इतना सारा सामान जमा कर रहे हो। तुम्हारी आत्मा को दुख नहीं होता? अब दरवाज़ा खोलो और शायद सब तुम्हारी दया याद रखेंगे, वरना जब हम अंदर घुसेंगे तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। टुकड़े टुकड़े? मैं सिर हिलाता हूँ। मेरी उंगली कंसोल पर एक लाल बटन पर हल्के से रखी है। छोटी बहन, तुम अब भी इतनी भोली हो। तुम्हें लगता है इन सब लोगों को लाने से मुझे खतरा है? तुम एक्सपीरियंस पॉइंट्स ला रही हो। आग खोलो। कमांडर ने धैर्य खो दिया। एक आरपीजी रॉकेट फैक्ट्री के गेट की तरफ तेजी से बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो टकराने वाला था, एक अदृश्य बाधा जाग उठी। रॉकेट एक आईने से टकराकर अजीब तरह से उल्टा घूम गया और सीधा पास के एक ट्रक की तरफ चला गया। दंगे करने वालों से भरा ट्रक तुरंत कबाड़ में बदल गया। वापस आग खोलो, गोलियां चलाओ। अनगिनत गोलियां दीवारों पर एक तूफान की तरह बरस गईं, लेकिन सिर्फ चिंगारियां निकली। उन्होंने मुश्किल से पेंट को खरोचा। मैं अपनी उंगलियां चटकाता हूं। मेरी बारी। फिर मैं बटन दबाता हूं। रक्षा प्रणाली क्रम 2, माइनफील्ड एक्टिवेट। आगे के दंगे करने वालों के नीचे की बर्फ अचानक धंस गई। सैकड़ों माइंस एक के बाद एक फट गए। बर्फ तुरंत लाल हो गई। सैकड़ों लोग बस हवा में मिल गए। पीछे हटो, पीछे हटो। भीड़ डर से पीछे भागने लगी, लेकिन पीछे वाले आगे धक्का देते रहे। सीन तुरंत पूरी अराजकता में बदल गया। ठीक तभी उनके पीछे बर्फीले मैदानों से बहरे करने वाली चीखें उठी। हजारों से ज्यादा ज़ॉम्बीज धमाकों और खून से आकर्षित होकर आखिरकार अपने दांत दिखाए। ताज़े खून से उत्तेजित होकर वो पागल कुत्तों की तरह भीड़ के पीछे घुस गए। मदद करो ज़ॉम्बीज़, पीछे ज़ॉम्बीज़ हैं, हम घिरे हुए हैं। क्लोए, अपनी क्षमता का इस्तेमाल करके आगे का माइनफील्ड साफ करो, जल्दी। कमांडर, निराशा से पागल आंखों वाला, ने अपनी बंदूक क्लोए के सिर पर लगा दी। क्लोए पूरी तरह से कांप रही थी। निराशा से आगे के क्षेत्र पर अपनी मिटाने की क्षमता का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन माइनफील्ड बहुत बड़ा था। उसका स्टैमिना समुद्र में एक बूंद था। 1 मिनट से भी कम समय में उसके नाक से खून बहने लगा। वो गाड़ी की छत पर गिर गई। बेकार। कमांडर ने उसे गाड़ी से लात मारी और आर्मर्ड व्हीकल में घुसकर भागने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे कैसे भागने देता? जब तुम इतनी दूर आए हो, कुछ छोड़कर जाओ। मैं छज्जे पर खड़ा होकर अपना दाया हाथ उठाया, मुड़ते हुए आर्मर्ड व्हीकल पर पकड़ने की मुद्रा बनाई। स्पेशल रिफ्ट प्लेट। एक दिखाई देने वाली काली दरार हवा में फटी। बिना आवाज के कई टन भरी आर्मर्ड व्हीकल और अंदर के कमांडर कमर से आधा कट गया। पूरा युद्ध क्षेत्र मौत जैसा शांत हो गया। सब उस एक वार की शक्ति से हैरान थे। रायन लाशों के बीच छिपा था, ऊपर खड़े आदमी को एक देवता की तरह घूर रहा था। युद्ध पूरे 3 घंटे चला। 3000 से ज्यादा की सेना लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई थी। जमीन पर लाशें बिखरी हुई थीं। ताज़े खून की गर्मी ने बर्फ को पिघला दिया, जो जल्दी से फिर से जमकर लाल बर्फ की एक मोटी परत में बदल गई। इस जगह को एक विशाल खुले मॉर्ग में बदल दिया। ज़ॉम्बी झुंड भी मेरी भारी मशीन गन से ज्यादातर साफ हो गया था। बर्फीला तूफान रुक गया।
आसमान में एक पीला चांद लटक रहा था, इस नर्क जैसी जगह को रोशन कर रहा था। गेट के सामने सिर्फ 2 जिंदा लोग बचे थे, क्लोई और रायन। उनकी किस्मत थी कि शुरुआत में गाड़ी से लात खाने और मलबे के नीचे मुर्दा होने का नाटक करने से वो अब तक मुश्किल से जिंदा बच पाए थे। गेट धीरे धीरे खुला। टैक्टिकल कुल्हाड़ी हाथ में मैं उनकी तरफ कदम कदम चल रहा था। क्लोई जमीन पर घुटने टेक कर बैठी थी, चेहरा खून से लथपथ था। मैं गलत थी, मैं सच में गलत थी। मुझे मजबूर किया गया था। कमांडर ने मुझे आने के लिए मजबूर किया था, तुम जानते हो। मैं कितनी डरपोक हूं, है ना? उन्होंने हमें मजबूर किया। हमारे पुराने रिश्ते के लिए मुझे बख्श दो। मैं तुम्हारी एक गुलाम की तरह सेवा करूंगी। मैं उनके सामने 2 मीटर दूर रुक गया। बिना कुछ कहे मैं अपने सिस्टम स्पेस से एक टेबल और कुर्सियां निकाली। फिर मैंने एक छोटा लाल मिट्टी का चूल्हा निकाला। मैंने आग जलाई, बर्तन रखा, पानी डाला, हॉट पॉट का बेस डाला। जल्द ही मसालेदार खुशबू हवा में फैल गई। मैंने पतली कटे हुए भेड़ के मांस की एक प्लेट निकाली और आराम से उसे पकाने लगा। भूख लगी है? मैंने एक टुकड़ा मांस उठाया और उसे ठंडा करने के लिए फूंका। क्लोई और रायन के गले सिकुड़ गए। उनकी आंखें चाहत से भर गईं, लेकिन उससे भी ज्यादा डर से। मुझे एक निवाला दे दो प्लीज। क्लोई आंसुओं में भीख मांगने लगी। ये सीन इतना जाना पहचाना था। मैंने मांस अपने मुंह में रखा और धीरे धीरे चबाया। मेरी पिछली जिंदगी में मैंने तुमसे इसी तरह भीख मांगी थी। उस दरवाजे के पार मैंने तुमसे एक घूंट पानी मांगा था, भले ही एक एक्सपायर्ड क्रैकर हो। तुमने क्या कहा था? क्लोई पूरी तरह से कांप रही थी। तुमने कहा था सामान काम के लोगों के लिए है, बेकार लोग हवा बर्बाद करने के लायक नहीं है। मैंने अपनी चॉपस्टिक्स रखी और उन्हें बर्फीली आंखों से देखा। अब मैं वो शब्द तुम्हें वापस करता हूं। मैं उठा। मेरे हाथ में टैक्टिकल कुल्हाड़ी चांदनी में ठंडी चमक रही थी। रायन, मैंने पुकारा। रायन ने सोचा कि कोई उम्मीद है और जल्दी से ऊपर देखा। तुमने कहा था तुम क्लोई से प्यार करते हो और उसके लिए मर जाओगे, है ना? रायन ने हिचकिचाया और अपने पास क्लोई को देखा। उसे मार दो और मैं तुम्हें रख लूंगा। मेरी आवाज में लालच था। मैं तुम्हें एक एनहांसमेंट सीरम भी दूंगा, तुम भी अवेकेंड बन सकते हो। एक खंजर रायन के सामने गिरा। इंसानियत की अंतिम परीक्षा। नहीं, क्लोए ने रायन को डर से देखा, पीछे हटते हुए। तुम नहीं करोगे, हम प्यार में हैं। रायन ने खंजर को देखा, फिर ईथन के पीछे गरम रोशन किले को, फिर अपने सामने इस गंदी बेकार औरत को। उस पल प्यार नामक नकाब पूरी तरह से टूट गया। रायन ने अचानक खंजर पकड़ा और एक बिगड़े हुए चेहरे के साथ क्लोए पर झपटा। क्लोए, तुमने उसे सुना। अगर तुम मर जाओगी तो मुझे जीने को मिलेगा। तुम अब बेकार हो, मेरे लिए मरने में क्या बुराई है? क्लोए चीखी। जीने की इच्छा ने उसकी आखिरी ताकत को निकाल दिया। रायन के हाथ में खंजर हवा में गायब हो गया, लेकिन वो पहले से ही क्लोए के ऊपर था। दोनों हाथ उसकी गर्दन पर जोर से जम गए। मरो, मरो, मेरे रास्ते में आना बंद करो। दोनों एक खून के तालाब में 2 जानवरों की तरह एक दूसरे को नोच रहे थे। गंदा, बिल्कुल गंदा। मैं इस सीन को ठंडी नज़र से देख रहा था, जैसे एक अजीब कॉमेडी देख रहा हूं, जब तक दोनों थककर जमीन पर गिर पड़े, हांफते हुए। क्लोए का चेहरा काटने से बिगड़ गया था। रायन ने एक आंख खो दी थी। शानदार। मैं धीरे धीरे तालियां बजाता हूं। लेकिन मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं उनके पास गया और अपनी कुल्हाड़ी उठाई। मेरा सेफ हाउस कभी कचरा नहीं लेता। उनकी निराश चीखों के बीच कुल्हाड़ी उठी और गिरी। सफ़ेद बर्फ पर खून एक खिलते हुए प्लम के फूल की तरह छिड़क गया। इस जिंदगी के झगड़े आखिरकार खत्म हो गए। बिना हिचकिचाए मैं मुड़ा और अपना हाथ हिलाया। जमीन पर पड़ी लाशें और दूर आर्मर्ड व्हीकल का मलबा सब सिस्टम के कचरा निपट्टन में समा गया। प्रवेश द्वार एक बार फिर से साफ हो गया। वापस अंदर आकर मैं विशाल जमीन से छत तक की खिड़की के पास गया। मैंने देखा बाहर बर्फीला तूफान अभी भी तेज था। दुनिया मर चुकी थी, लेकिन मैं अभी भी जिंदा था और मैं अच्छी तरह से जीऊंगा। मैंने कैबिनेट से एक पुरानी विस्की की बोतल निकाली और 2 ग्लास भरे। एक मैंने जमीन पर डाला, अपने मूर्ख पिछले जीवन के लिए एक श्रद्धांजलि। दूसरा मैंने आसमान की तरफ उठाया, इस क्रूर लेकिन शानदार नई दुनिया को बधाई देते हुए। हेलो अपोकलिप्स, मैं ईथन हूं, इस क्षेत्र का राजा।